औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे थे। उसका चैप्टर नंबर 10 था हमारे पास। जो 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज यानी गैसों का तबादला। उसका टॉपिक हम पढ़ रहे थे 10.3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसमें हमने उसके 3 रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट उसका 4th रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस कर रहे थे। हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 10 हमारे पास कौन सा है? गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। और उसका टॉपिक हमारे पास है 10.3, ठीक है। 10.3 रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है हमारे पास? रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर्स टॉपिक का नाम है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब देखें, रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि हमारा सांस लेने का अमल, ठीक है। उसमें जो जो ऑर्गन्स हमारे इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जब हम सांस लेते हैं वो सब कुछ हमारा किस चीज़ में आता है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में आता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा है? सांस लेने का अमल है, जिस अमल के ज़रिए हम सांस लेते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर्स, खामियां, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां, डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर होता है किस चीज़ का? मतलब अपनी तरतीब से हट जाना, अपने मामूल से थोड़ा सा हट के कुछ करना, ठीक है, अपने मामूल के मुताबिक रेगुलर ना रहना। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम में खामियां या बीमारियां, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज। अच्छा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में हमने 3 डिसऑर्डर्स यानी 3 बीमारियां पढ़ी। पहले हमने पढ़ा ब्रोंकाइटिस, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, ब्रोंकाइटिस नाम से ही जाहिर है कि ब्रोंकाई में होने वाली बीमारी है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा एम्फीसीमा, ठीक है। एम्फीसीमा कहाँ होती है? हमारी एल्वोलाई में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा नमूनिया। नमूनिया कहाँ होता है? नमूनिया हमें लंग्स यानी फेफड़ों में होता है। सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हमारा नमूनिया है, ठीक है। नमूनिया ही हमारा सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। अब हम चौथे नंबर पे पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास है एस्थमा, ठीक है। हम एस्थमा को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये चौथा बड़ा हमारे पास क्या है? चौथा बड़ा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, एस्थमा है, ठीक है। ये सारे जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं, यानी कि हमारा जो रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने का अमल है उसके मर्ज हैं। इसलिए ये सारी बीमारियां, नमूनिया, एम्फीसीमा या ब्रोंकाइटिस, ये सारी किस में होती हैं? हमारे इन सब में डिसऑर्डर होने की वजह से, इन सब बीमारियों के वकूअ पज़ीर होने की वजह से, किसी इंसान को ये बीमारियां होने की वजह से उसका सांस लेने का अमल क्या हो जाता है? उसका सांस लेने के अमल में रुकावट होती है, ठीक है। तो उसका सांस लेने का अमल जो है वो एक तरह का आप कह लें कि ख़राब होता है या उसको नुकसान होता है। अब हम एस्थमा को करते हैं। एस्थमा क्या है? सबसे पहली बात है कि जो एस्थमा है ये हमारे पास एक एलर्जी है, ठीक है। ये एलर्जी है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सांस लेने के अमल में एक तरह की एलर्जी है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमें जो जिन चीज़ों से एलर्जी होती है, एलर्जेंट्स जो होते हैं, उनकी वजह से होता है।
एस्थमा इज अ, तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि एस्थमा इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ठीक है, एस्थमा एक तरह की एलर्जी की एक शक्ल है। ठीक है, ये हमारे पास एक एलर्जी है इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन, इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जिसमें एक तरह की हमारे पास इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश। ठीक है, जिसमें सोजिश भी हो जाती है ऑफ द ब्रोंकाई। ठीक है, जिसमें अक्सर जो है ब्रोंकाई में हमारे पास सोजिश हो जाती है। एस्थमा एक एलर्जी की शक्ल है। ये कह लें कि एस्थमा जो होता है वो एक किस्म की एलर्जी ही है, जिसमें इन विच देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई, जिसमें अक्सर औकात ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, हमारे पास ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश भी हो जाती है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन एंड नैरोइंग, जिसमें ब्रोंकाई में सोजिश हो जाती है, मोर ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन पैदावारी। ठीक है, म्यूकस जो चिपकवा मादा होता है, जो जब हम सांस लेते हैं हमारे नोज में होता है मोस्टली ज़्यादातर। ठीक है, तो जो गर्द और डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको चिपका लेता है, अंदर नहीं जाने देता, हवा को फिल्टर करता है, साफ करता है। ठीक है, तो इसमें ब्रोंकाई में सोजिश होती है और म्यूकस क्या होता है, ज़्यादा तादाद में, ज़्यादा पैदावार में पैदा होता है। ठीक है, एंड नैरोइंग एंड और नैरोइंग तंग हो जाते हैं ऑफ द एयरवेज, ऑफ द एयरवेज। ठीक है, और हमारी जो हवा का रास्ता है वो क्या हो जाता है, वो तंग हो जाता है। ठीक है, एस्थमा एक तरह की एलर्जी है जिसमें हमारी ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, सोजिश हो जाती है, और इसके अलावा हमारे म्यूकस जो है वो ज़्यादा मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाता है और हवा का रास्ता क्या हो जाता है, तंग हो जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसको ना डायग्राम वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं, इस तरह हमारे लिए इजी होगा। हमारे पास ये कह लें कि ये ब्रोंकाई है। ठीक है, इस तरह की। ठीक है, एयर पैसेज वे है ये हमारे पास, यानी हवा का रास्ता या एयर वे कह लें। ठीक है, यहाँ से हवा ने गुजरना होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये मस्कुलर लेयर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स भी होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी होती है। ठीक है, और ये जो हमारे पास होते हैं मसल्स होते हैं, फिर ब्लड वेसल्स के बाद फिर से मसल्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या होते हैं, मसल्स होते हैं, जिनसे ब्रोंकाई हमारी बनी होती है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स, और उनके बाद फिर हमारे पास मसल। ये जो दरमियान में बचा है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हवा का रास्ता है। ठीक है, ये सारा हवा का रास्ता है, यहाँ से हमारे पास हवा गुजरती है। इसको थोड़ा सा हम वाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा खुला कर लेते हैं।
ब्लड वेसल्स, फिर मसल्स और यहाँ से हमारे पास हवा गुजरती है। इतना सा रास्ता बनता है जिसमें से हमारे पास क्या गुजरती है, हवा गुजरती है, यानी एयर पैसेज वे होता है। ठीक है। और जब हम देखते हैं इस तरह से हमारी ब्रोंकाई जो होती है वो बनी होती है कि मसल्स होते हैं, उसके दरमियान में ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर मसल्स होते हैं। ठीक है। और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं ये ब्लड को पंप करती हैं डेफिनेटली। ठीक है। उसके ऊपर भी और उसके नीचे भी सेम होता है कि मसल्स के दरमियान में ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है। ये हमारे हवा का रास्ता है। ब्रोंकाई में इतनी सी जगह होती है जो हवा को गुजरने के लिए रास्ता प्रोवाइड करती है। ठीक है। एयर पैसेज वे प्रोवाइड करती है। अब हम यहाँ से देखते हैं किस तरह का होता है हमारा ब्रोंकाई। ठीक है। ब्रोंकस, नॉर्मल ब्रोंकस इस तरह का होता है। ठीक है। कि यहाँ से हमारी हवा गुजरती है, ये हमारा एयर पैसेज वे है, एयर वे कह लें। ठीक है। हवा के गुजरने का रास्ता है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, ये हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये हमारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। और ये हमारी क्या होती हैं, ये हमारे मसल्स होती हैं। ठीक है। मस्कुलर सेल्स होते हैं जो इसकी दीवारों को बनाते हैं। अब जब एस्थमा होता है, एस्थमा में क्या होता है कि जो हमारा एयर पैसेज वे है, ठीक है, हवा के गुजरने का जो रास्ता है, जब हमें एस्थमा होता है तो हमारा एयर पैसेज वे क्या करता है, हमारा एयर पैसेज वे सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। सिकुड़ के हवा गुजरने के लिए कम रास्ता फराहम करता है। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा म्यूकस होता है। ठीक है। ये हमारा क्या है, ये म्यूकस है। ठीक है। और ये साइडों पे जो ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स मोटी हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। ठीक है। मोटी हो जाती हैं। तो इस तरह से जब हमें अस्थमा होता है तो हमारे मसल्स इस तरह से हो जाते हैं कि नॉर्मल इस तरह ब्लड वेसल्स पहले कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है। दोबारा जब होता है तो हमारी ये सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं जो मोटी हो गई हैं। ठीक है। और दरमियान में इतना सा एयर पैसेज है, तो इसलिए हमें अस्थमा होता है तो हवा हमारी प्रॉपरली नहीं गुजर सकती और फिर हम सांस लेने में हमें दुश्वारी होती है, मुश्किल पेश आती है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया कि अस्थमा एलर्जी है एक तरह की। ठीक है। फॉर्म ऑफ एलर्जी में यही आता है कि अस्थमा हमारे पास एक तरह की एलर्जी ही है। ठीक है। जिसमें हमारी ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, सोजिश हो जाती है, यानी हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। ठीक है। उनमें सोजिश हो जाती है। ठीक है। और ज़्यादा म्यूकस पैदा होता है। ठीक है। और हमारा जो एयर वे है, हवा का जो रास्ता है, वो क्या हो जाता है, वो तंग हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि एस्थमा में होता क्या है। ठीक है। इन एस्थमा में पेशेंट्स को क्या होता है, एस्थमा पेशेंट्स के साथ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ठीक है। एस्थमा पेशेंट्स में जो ब्रोंकाई होते हैं और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो बिकम्स more sensitive
डिफरेंट एलर्जेंस, ठीक है, डिफरेंट एलर्जेंस से। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें ब्रोंकाई और जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट एलर्जेंस से, एलर्जेंस क्या है हमारे पास, जिनकी वजह से एलर्जी होती है, वो वाले एजेंट्स। जैसे आप देखें कि हमें लेट्स सपोज कर लें हमें खांसी होती है, हमें खांसी किस वजह से होती है, हमें सर्दी की वजह से होती है। तो सर्दी जो है वो हमारे पास क्या है, वो, ठीक है, खांसी का एजेंट है, ठीक है, खांसी के वजह बनने का एक एजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जिनकी वजह से, जिन फैक्टर्स की वजह से हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में एलर्जी होती है वो क्या है हमारे पास एलर्जेंस है। जैसे सर्दी की वजह से खांसी होती है तो कोल्ड इज कफ कॉजिंग एजेंट, जो सर्दी है वो हमें खांसी होने का एक एजेंट है, खांसी होने की एक वजह है, ठीक है। तो इसी तरह एस्थमा पेशेंट्स में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो डिफरेंट एलर्जेंस से सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव कैसे हो जाते हैं कि डिफरेंट सेंसिटिव होना होता है कि कोई चीज़ जो होती है वो रास ना आना। जैसे हम अगर कुछ लोग होते हैं उनको ठंडी चीज़ों से, फ्रीज़ की हुई चीज़ों से एलर्जी होती है, वो जैसे ही वो फ्रीज़ की हुई चीज़ें लेते हैं, ठीक है, उनकी तबीयत फ़ौरन ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह एस्थमा पेशेंट्स में भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में एलर्जी हो जाती है, ठीक है, उनमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्वेल हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसलिए वो डिफरेंट एलर्जी काजिंग एजेंट्स यानी एलर्जन से जो है वो क्या हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाती है। अब ये एलर्जेंस क्या है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में जाते कैसे हैं, ठीक है, ये जाते हैं जी हवा के साथ, ठीक है। म्यूकस हवा को फिल्टर तो करता है लेकिन हवा के साथ फिर भी ये चले जाते हैं, ठीक है। हवा के साथ कोई भी नुकसान दह चीज बॉडी में चली जाए, ठीक है, ठीक है, तो वो एलर्जेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हो जाए, हमारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के लिए नुकसानदा हो, हमारी सांस लेने में दुश्वारी आ जाए, वो हमारे पास एलर्जेंस है। फॉर एग्जाम्पल जो एलर्जी काजिंग एजेंट्स है इनमें या एलर्जेंस है इनमें क्या क्या हो सकता है, इनमें जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ हमारी बॉडी में क्या जा सकता है, या तो डस्ट जा सकती है, ठीक है, कुछ लोगों को डस्ट की वजह से एलर्जी हो जाती है, डस्ट भी एलर्जेंस में आता है, या तो स्मोक हो सकती है, ठीक है, स्मोक दो तरह की होती है, ठीक है, एक पैसिव स्मोकिंग या सेकंड हैंड स्मोकिंग भी हम कहते हैं। चले हम स्मोक धुआं होता है किसी भी चीज़ का धुआं। तीसरा परफ्यूम्स, ठीक है, परफ्यूम्स की स्मेल भी चल जाती है, ठीक है। चौथा पोलन्स, वगैरह। अब देखें कि उन्होंने कहा कि एस्थमा पेशेंट्स में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स कुछ एलर्जेंस से, ठीक है, एलर्जेंस क्या होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है, ठीक है, कुछ डिफरेंट चीज़ों से
ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, ज़्यादा हसास हो जाते हैं, उनकी वजह से उन्हें एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। जिन एलर्जेंस या एलर्जी काजिंग एजेंट्स की वजह से एलर्जी होती है, उनमें सबसे पहले हमारे पास डस्ट आ जाती है। जब हम सफाई करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, मिट्टी, रेत वगैरह के ज़र्रात, ठीक है, ये डस्ट है। स्मोक, स्मोक अब हमारे पास धुआं है, ठीक है। या तो वो फैक्ट्री में काम करते हैं, जब फैक्ट्री का धुआं होता है, या जो ये ईंटें वगैरह बनाते हैं, भट्ठे, वो धुआं हो जाता है। अक्सर हम जब गैस पे पराठे बनाते हैं, वो भी एक धुआं होता है हमारे पास। उसके अलावा जब हम कोई चीज़ रिसाइकल कर रहे होते हैं, रीयूज़ के लिए उसको दोबारा रिसाइकल कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को जला के दोबारा चीज़ें बनाते हैं, वो धुआं होता है। उसके अलावा अगर हम सिटीज़ में चले जाएं, तो जो गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह होती हैं, उनका धुआं होता है। रेस्टोरेंट्स वगैरह पे धुआं होता है, ठीक है। या फिर वो सिगरेट का भी धुआं होता है, ठीक है। या तो हम खुद सिगरेट पिए और वो हम सांस लेते हैं, तो वो धुआं हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में चला जाए। या एक होती है हमारे पास पैसिव स्मोकिंग, ठीक है, पैसिव या सेकंड हैंड स्मोकिंग। अच्छा, जो हमारे पास स्मोकिंग होती है, हम खुद सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते हुए हमारी बॉडी में जो धुआं जाता है, एक वो हो जाती है, ठीक है। दूसरी हमारी जो सेकंड हैंड स्मोकिंग है, जो सेकंड हैंड है या पैसिव स्मोकिंग हम उसे कहते हैं, वो कौन सी है? जैसे हम किसी के पास बैठे हों, ठीक है, हमें सिगरेट का धुआं रास ना आता हो, उससे हमें एलर्जी, उससे हमें मसला हो, ठीक है, सांस लें, वो हमारे अंदर जाए, हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन की काज बने, ठीक है। हमारे पास कोई शख्स बैठा स्मोकिंग कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा है, उसका जो धुआं हमारे जाता है ना, क्योंकि सिगरेट तो कोई पी रहा है, कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन उसका धुआं हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो हमारे पास क्या होती है? पैसिव स्मोकिंग होती है या सेकंड हैंड स्मोकिंग होती है। उसने कहा है कि अस्थमा के पेशेंट्स को ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हो जाती है, और उसके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, वो डिफरेंट एलर्जेंस की वजह से स्वेल होते हैं, उनकी वजह से वो हसास होते हैं, उनकी वजह से वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो उन एलर्जेंस में उसने डस्ट, स्मोक, और फिर उसने कहा है परफ्यूम्स। देखिए, कुछ परफ्यूम्स होती है लाइट सी, कुछ परफ्यूम्स होती है सख्त, ठीक है। कुछ लोगों को परफ्यूम से भी मसला होता है, परफ्यूम भी नहीं होती, सर दर्द करने लग जाता है उनको। परफ्यूम्स जो होती है ना सख्त तेज़ तरीन, आजकल तो चली हुई है हर तरह की परफ्यूम, उनको परफ्यूम्स तक की स्मेल तक नहीं होती, तो वो स्मेल भी हमारी सांस के ज़रिए ही अंदर जाती है ना, हम स्मेल करते हैं तो, ठीक है। और 4 पे पोलन्स, जैसे अब गंदम की कटाई होती है, चावल की कटाई होती है, कपास की कटाई होती है, ठीक है, तो वो उनके जो देखे उड़ के जा रहे होते हैं इधर उधर पोलन्स, या ये हो रहे होते हैं तितलियों वगैरह के ज़रिए, ठीक है, जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं इनके ज़रिए पोलन्स जा रहे होते हैं, उनसे भी कुछ लोगों को क्या होती है? एलर्जी होती है, ठीक है। ये काजिज़ हैं जिनकी वजह से अस्थमा हो जाता है, ठीक है। पेशेंट्स में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जिन चीज़ों से सेंसिटिव है, और ये एलर्जेंस है जो एलर्जी का काज बनते हैं, जिनकी वजह से अस्थमा होता है, ठीक है। अस्थमा हमें एलर्जेंस की वजह से होता है। ये तो हमने पढ़ लिए कि एलर्जेंस जिनकी वजह से एलर्जी होती है, एलर्जी की वजह, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अस्थमा के काजिज़। अच्छा, अस्थमा की वजूहात क्या बनती हैं? किन वजूहात से मोस्टली अस्थमा हो जाता है? अब हमारे पास सबसे पहले तो है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, ठीक है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, ठीक है। अब जो काजिज़ हैं अस्थमा के, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स में क्या आ जाता है? क्या हम मोस्टली जहाँ पे काम करने जाते हैं, मोस्टली लोग जहाँ पे काम करने के लिए जा रहे होते हैं,
ठीक है। तो उनका जो ऑक्यूपेशन होता है उसमें वो या तो परफ्यूम्स बना रहे होते हैं या पेंट्स बना रहे होते हैं या रंग रोगन वगैरह, ठीक है। इस तरह की वो चीज़ें बना रहे होते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है, उनको एलर्जी होती है, तो वो उनको मोस्टली अफेक्ट करती है, ठीक है। एक बड़ी काज ये है कि लोगों के काम करने के ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स ही वो चीज़ें होती हैं जिनसे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में स्वेलिंग हो जाए। अब दूसरे में स्मोकिंग होती है, ठीक है। स्मोकिंग यानी कि धुआं होता है, ठीक है। स्मोकिंग में ज़्यादातर एक्टिव स्मोकिंग, ठीक है, खुद सिगरेट पीना या फिर पैसिव स्मोकिंग, कोई दूसरा सिगरेट पी रहा हो तो उसके सिगरेट पीने का जो धुआं है वो गलती से हमारी बॉडी में चला जाए, ये दो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अस्थमा की बड़ी काजेज में एक तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ना कोई तो ऑक्यूपेशन होता है, हर किसी को काम तो करना पड़ता है, क्योंकि हर किसी का काम करना, ठीक है, ऑक्यूपेशन होना ये एक ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। दूसरा स्मोकिंग करते हैं कुछ लोगों को आदत होती है, उनकी हैबिट होती है, ठीक है, उनसे नहीं छूट रही होती, टाइम लगता है लेकिन छूट जाती है, ठीक है। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है एयर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हवा में जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जहरीले मादे या कोई भी चीज़, ठीक है, वो हमारी बॉडी में चल जाते हैं, ठीक है, तो उससे हो जाती है, उससे अस्थमा होता है। नंबर 4 पे हमारे पास है ओबेसिटी। अच्छा, ये ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी में हमारे पास है वेट इंक्रीज, ठीक है, वेट का इंक्रीज होना भी, ठीक है, अस्थमा का काज बनता है नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मल वेट से हमारे जो एज होती है, ठीक है, एज के हिसाब से हमारे वजन में 20% इंक्रीज होना, ठीक है, 20% इंक्रीमेंट की वजह से भी हमें क्या होता है, अस्थमा होता है। अब हम लेट्स सपोज कर लें कि अब एक बंदा है, ठीक है, उसकी बॉडी है, उसके नॉर्मल एज का है 20, जो है 20+ एज का है, 22 एज कर लें, उसकी 20 कर लें, 20 एज का है, ठीक है, 20 ईयर्स उसकी एज है, तो उस हिसाब से उसका ज़्यादा से ज़्यादा, गर्ल है, उस हिसाब से उसका ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 45 kg होना चाहिए वज़न। अगर उसका वज़न अचानक बढ़ जाता है, ठीक है, 40 kg का 20% हमारे पास क्या होता है, 8 kg होता है, ठीक है, उसका वेट अचानक से बढ़ जाता है, 40 उसका वेट है पहले, ठीक है, उसका 20% से ज़्यादा बढ़ जाता है, कि उसका 20% कितने kg है हमारे पास, 40 kg उसका वेट है, ठीक है, उसका 20% हमारे पास कितना है, 8 kg है। अचानक से उसका वेट बढ़ता है 20% से ज़्यादा, यानी कि 10 kg उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, और उसका अचानक से वेट 40 kg से कितना हो जाता है, 50 kg, ठीक है। ये एक एबनॉर्मल वेट में है कि 40 का, देखिए 10% से ज़्यादा बढ़ा, उसका 4th हिस्सा तो उसका बढ़ गया है, 50 kg हो गया, अचानक 40 kg से इतना ज़्यादा उसका वेट गेन हो गया है, तो वो भी क्या होता है, हमें एस्थमा हो जाता है। इस वजह से भी लोगों में मोस्टली एस्थमा होता है कि उनका जो नॉर्मल वेट होता है उससे, ठीक है। अब पहले हमने एलर्जी काजिंग एजेंट्स देखे, अब हमने एस्थमा के काज होने वाले देखे। क्या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स, लोग अपने ऑक्यूपेशन, उनका ऑक्यूपेशन ही ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से उनकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को एलर्जी हो जाए, एलर्जी काजिंग चीज़ें मिल जाए। फिर स्मोकिंग होती है, उसमें एक्टिव या पैसिव होती है। एक्टिव जो डायरेक्टली स्मोक हम ले रहे थे, और पैसिव जो हमें इनडायरेक्टली कोई किसी के सिगरेट पीने से, किसी की गाड़ी से, या किसी भी तरह से, मोस्टली किसी के सिगरेट पीने को ही कहते हैं, ठीक है। फिर एयर पोल्यूटेंट्स में आ जाता है
कि हवा से कोई जहरीला या नुकसानदा मादा आ जाता है। ओबेसिटी यानी कि उसका वेट का इंक्रीज हो जाना, उसके नॉर्मल वेट से अपनी एज के हिसाब से जो वेट है, ठीक है, उस वेट के 20% से भी ज़्यादा। जैसे 40 kg किसी का वेट है तो उसका 10 kg यानी 20% से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट उसका 22 से 25 kg तक परसेंट तक वेट इंक्रीज हो रहा है। एक इंसान जिसका वेट 40 kg उसका 50 अचानक हो जाना ये नॉर्मल नहीं है, इस वजह से अस्थमा होता है। ये अस्थमा की कॉजेज़ है, ये आपकी बुक में नहीं दी गई, ठीक है, मैंने खुद समझाई है। हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो अस्थमा रहता है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।